हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। आज तुम लोगों ने एक वीडियो और देखा होगा जो आया था अपना ड्रॉपर टू टॉपर वाला, और मैंने उसमें काफ़ी टाइम टेबल अच्छे से बताया है। अगर 12th वालों को भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उनके लिए भी बना दूंगा टाइम टेबल, कोई इशू नहीं है उसमें। थोड़े से मॉडिफिकेशन होंगे क्योंकि तुम स्कूल जा रहे हो और उन्हें कैसे मैनेज करना है इस बारे में बात कर लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर बचता है लास्ट। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने वाटर का ऑटो डिसोसिएशन देख लिया था। हम लोगों ने देख ली थी कि पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, और पीएच स्केल कैसी होती है। ठीक है, आगे का लेक्चर शुरू करने से पहले हमें नोट्स कहाँ पे मिलने हैं, DexterChem.in पे मिलना है। मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ तो आप तक पहुँच ही रहे होंगे ऐसा मान लेते हैं। तो वहाँ से जाके अपने प्रॉब्लम नंबर और शीट नंबर डाउनलोड कर लेना। हाँ यार, अल्कोहल की शीट भी अपलोड हो गई है, जिन लोगों ने अल्कोहल की डिमांड करे थे अल्कोहल की शीट भी अपलोड कर दी है मैंने। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम की बची है वो भी कर दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ की। हेडिंग डाल लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स की। हम लोग पीएच निकालने की कोशिश करेंगे और उनके कुछ शानदार से क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही ये काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए काम नहीं करता। तो लिख लेते हैं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, जैसे अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लें तो हम क्या ले लें, सबसे अपना फेमस वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। इसका एक्वा सोल्यूशन ले लिया तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट काय पे डिसोसिएट होगा, ये होगा CH3CO माइनस और H प्लस से। ठीक, अब टी इक्वल्स टू जीरो पे हमने क्या कर लिया, टी इक्वल्स टू जीरो पे इसके जीरो सी मोज मान लिया, ये जीरो जीरो हो गया। टी इक्वल्स टू टी पे आते आते ये सी माइनस सी अल्फा हो गया, ये सी अल्फा बन गया, और ये भी क्या बन गया, सी अल्फा बन गया। ठीक, तो के इक्विलिब्रियम की हम क्या लिखेंगे, अब इसे के ए लिखेंगे। के इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ध्यान रखना भाई, इसे क्या कहते हैं, के को क्या कहते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम के को लिखेंगे तो हम के को किसके बराबर लिखेंगे, के विल बी सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी वन माइनस अल्फा। तो सी से सी कैंसिल हो गया तो बन गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। ये क्या बन गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। तो के की वैल्यू जो आ गई वो किसके बराबर आ गई, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। अब ओस्वाल्ड क्या कहता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कम डिसोसिएट होते हैं, इसलिए उनके लिए अल्फा कैसा होगा, अल्फा बहुत छोटा नंबर होगा, बहुत ही छोटा नंबर होगा। तो वन माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वन। ये हम लोग अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के बाई सी। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी आ गई, तो एच प्लस कंसंट्रेशन कितना था इक्विलिब्रियम पे, सी अल्फा। तो ये आ जाएगा सी इंटू अंडर रूट ऑफ के बाई सी, तो अंडर रूट ऑफ सी के ए आ जाएगा। बाकी हम इसका माइनस ऑफ लॉग एच प्लस ले लेंगे तो हम पी एच इसकी निकाल लेंगे, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर इसका तुम पी एच लिखना ही चाहो फिर भी अगर, तो पी एच इसकी आ जाएगी, माइनस लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा वन बाई टू पी के माइनस लॉग सी। ठीक, तो ये पी एच आ गई। अब इसका या तो तुम फॉर्मूला याद कर लो या डेरिवेशन याद कर लो। मेरा सजेशन ये है कि डेरिवेशन याद करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, अब हम अल्फा को कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट अल्फा if its value, if its value is less than or equal to 5%।
अगर 5% से ज़्यादा हुई तो फिर हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, 5% से कम हुई तो हम आसानी से इसे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, 5% से कम हुई तो आसानी से नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, और हर बार हम इस फॉर्मूले को डराइव करेंगे। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, एक एक क्वेश्चन साथ साथ करते हुए चलते हैं जिससे परेशानी कम से कम आए। तो क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, साथ साथ लिखो भाई क्वेश्चन और साथ साथ सॉल्व करना, कमेंट करके आंसर बताना मेरे से पहले। इज नीडेड टू गिव H plus ion equals to 3.5 into 10 raised to the power minus 4 मोलर, ठीक। गिवन क्या है, गिवन दैट K is equals to 1.8 into 10 raised to minus 5 for एसिटिक एसिड। हमें K गिवन है, हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अब देखो एक तरीका तो ये है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो, हम लोग ये कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है कि हमें सीधे पता हो कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो था वो C अल्फा था, ठीक, और हमने इसे लिखा था C इंटू अंडर रूट ऑफ K बाई सी। तो यहाँ से हम इसे अगर सॉल्व कर देंगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ सी के बराबर हो गया। अब H प्लस कितना हो गया, 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 हो गई। दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो ये 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 8 आ गई, इज इक्वल टू सी इंटू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। तो ये कैंसिल होकर 10 रेज़ टू माइनस 3 बचा, तो सी की वैल्यू आ गई 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1.8, ठीक। इसे सॉल्व कर दोगे जब, तो यहाँ से इसे हटा देते हैं, तो ये 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 18। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.80 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन सीधे निकल आएगा, सीधे मैथमेटिक्स लगानी थी और कुछ नहीं करना था। बाकी चाहो तो इसे ड्राइव भी कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से तुम लिख लिख के करोगे तब भी हो जाएगा, आसान है सवाल, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें, सिंपल था ना भाई, सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। चलो भाई अगला केस करते हैं। अब हम डाल देते हैं डिफरेंट केसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच। हेडिंग डाल लेते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीएच। डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो हेडिंग डाल लेते हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हम पीएच कैसे निकालेंगे, एक एक करके बहुत सारे केस करने हैं। तो हम पहला केस नंबर हेडिंग डाल लिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा धैर्य से बैठना, थोड़ा टेक्निकली और आयन के इक्विलिब्रियम में ज़रूरत ज़्यादा होती है वो इग्नोर करने की होती है। हम क्या क्या चीज़ों की वैल्यूज़ को इग्नोर कर सकते हैं वैसे देखते हैं, ठीक है। तो पीएच कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या लिखें, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और A माइनस में हो जाएगा। उसके साथ में एक और इक्विलिब्रियम चल रहा होगा जो होगा वाटर का, वाटर भी डिसोसिएट होगा, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से जानते हैं कि वाटर का डिसोसिएशन पहले जब न्यूट्रल वाटर था तभी बहुत कम हो रहा था, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से तो ये और कम होगा। तो रिएक्शन किधर आनी है, रिएक्शन आनी है बैकवर्ड, ठीक, रिएक्शन आनी है बैकवर्ड। तो हमने मान लिया कि T इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ सीधा है 0 तो T इक्वल्स टू T पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो ये पूरा डिसोसिएट हो गया, CC बना, और ये यहाँ से वाटर से कंट्रीब्यूशन अब 10⁻⁷ की जगह Z आ गया। तो नेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो गया, C प्लस Z के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, C प्लस Z के बराबर हो गया। क्लियरली देख लो भाई, ठीक। क्यों हो गया, क्योंकि H प्लस जो ऊपर से आ रहा था उसे भी हमें इक्विलिब्रियम में ऐड करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि KW तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, KW किसके बराबर होता है, H प्लस इंटू OH माइनस के बराबर होता है।
तो यहाँ पे वैल्यू रखना है सी प्लस जेड इंटू जेड, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड माइनस के डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस सी प्लस अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस प्लस 4 के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब -4ac होता तो प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करें, हम ये कह दें कि इफ, अब यहां से देखना, यहां से अप्रोक्सीमेशन की बात है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड यानी कि क्या, C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -5, 10 रेज टू द -5 से बड़ा है, देन C स्क्वायर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 4kW। तो C स्क्वायर प्लस 4kW विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C स्क्वायर। अगर ये ऐसा हो गया तो z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -c प्लस अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई 2 यानी कि 0। ठीक, यानी कि हम इस बात को लिख दें कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड is concentration of strong acid C is greater than or equal to 10 raised to the power 5, then the contribution from water, is negligible। ठीक, नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट 0, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, वाटर वाले को लेने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही थी, तो हमें वाटर वाले को लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वाटर कंसंट्रेशन को क्या मान लिया, ऑलमोस्ट 0 मान लिया। तो अगर मैं इसका केस करके दिखा दूँ तो मैं, तो क्वेश्चन लिख लेते छोटा सा, कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो पहला केस है, जैसे ले लेते हैं 10 रेज़ टू द पावर -1 मोलर HCl। ठीक, अगर 10 रेज़ टू -1 मोलर HCl है तो इसमें C की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू -1। अब जरा देखना है Z की वैल्यू निकालने भी, तो -C प्लस अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14। तो ये कितना आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 10 रेज़ टू द पावर -1/2 यानी कि 0 ही आ जाएगा। यानी कि इससे pH कोई आ ही नहीं रही। तो नेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, इसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 10 रेज़ टू द पावर -1 मोलर। तो pH कितनी आ गई, pH आ गई इसकी 1। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, हमने रख के दिखा दिया। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ और उनके आंसर भी साइड बाई साइड लिखता जाऊँ क्या, कुछ क्वेश्चन ही लिख देता हूँ होमवर्क के लिए, इन्हें तुम घर से अटेम्प्ट करना कि 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर H2SO4 की pH निकालनी है, सब में pH ही फाइंड आउट करनी है। अगला नंबर डाल देता है 1 2 3 4, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ABCD डाल देता है। एसिटिक एसिड, इसकी K की वैल्यू दी है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 मोलर। ठीक, pH इसकी फाइंड आउट करनी है भाई, करके कमेंट में आंसर जरूर लिखना, मैं आंसर वहीं पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फिर 10 रेज़ टू द पावर -7 मोलर H प्लस, इसकी pH निकालनी है। फिर 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर HCl 500 ml प्लस 10 रेज़ टू द पावर -2 नॉर्मल H2SO4 500 ml, इसकी भी pH निकालनी है। और एक निकालनी है 10 रेज़ टू द पावर -8 मोलर HCl की pH। ठीक है, इतना क्वेश्चंस करने हैं, आसानी से हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। ठीक, ये आसानी से हो जाएंगे। अगली क्लास ये करेंगे यार, यहीं से होमवर्क से ही शुरू कर लेंगे, तब ज़्यादा सही रहेगा, है ना,
कि बैकलॉग इकट्ठा नहीं करेंगे, होमवर्क के अलग से क्लास लाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, अभी काम बहुत है, समय कम है, इसलिए होमवर्क सारा डिस्कस कर देंगे अगली क्लास में, ठीक। अब हमने केस 1 कर लिया था इसमें, अब हम केस 2 पे चल रहे हैं। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की देख ली, अब हम पीएच निकालना चाहते हैं। केस 2 हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड्स, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। देखो केस 1 में तो हमने ओस्मोल डाइल्यूशन लॉ कर लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड कर लिया, अब मिक्सचर ऑफ वीक एसिड करते हैं। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स। भाई कोई शिकायत करनी हो, मेरी कुछ दिक्कत तो लग रही हो तो बता देना मेरे को कि सर ये कमी पेशी रह रही है, तो वो कर दी जाएगी, है ना। तुम्हारी सेवा में हाजिर है। तुम लोग सेलेक्ट हो जाओ, इससे ज़्यादा खुशी बात तो नहीं होगी, क्योंकि लोग देख तो कम ही रहे हैं यार। एच ए को अगर हमने मान लो 2 एसिड ले लिए, एच ए और एच बी, तो हमने क्या बना लिया, ये एच ए प्लस हो गया और ए माइनस हो गया, ठीक। टी इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 ले लिया है, 0 0 हो गया। और दूसरा एसिड ले लिया है एच बी, ये भी वीक एसिड था, तो इससे H प्लस और B माइनस बन गया। टी इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 था, टी इक्वल्स टू टी पे जब देखा तो ये C1 माइनस C1 अल्फा 1 हो गया, और टी इक्वल्स टू टी पे देखा तो ये C2 माइनस C2 अल्फा 2 हो गया, तो ये C2 अल्फा 2 हो गया, ये C2 अल्फा 2 हो गया। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से इतना हो गया। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो आई वो आई C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे। ऊपर वाले इक्विलिब्रियम के लिए हमने मान लिया कि K1 है, तो K1 की वैल्यू हो जाएगी C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 टाइम्स C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C1 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगी। ऐसे ही K2 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1 टाइम्स C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, C2 1 माइनस अल्फा 2, ठीक। अब क्या करो, क्योंकि दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो एक दूसरे की प्रेजेंस में दोनों का ही डिसोसिएशन क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 माइनस अल्फा 1 1 के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 भी 1 के बराबर हो जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखना जरा क्या आ गया। तो ये आ गया K1 C1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक। इसे लिखते हैं K2 C2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 टाइम्स C2 अल्फा 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। तो 1 प्लस 2 कर लेते हैं। अगर 1 प्लस 2 करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, K1 C1 प्लस K2 C2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 टाइम्स C1 अल्फा 1 प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 टाइम्स C2 अल्फा 2। इसमें से C1 अल्फा 1 कॉमन ले लो, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, अरे वाह। तो ये बन गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो यही किसके बराबर है यार, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 किसके बराबर है, H प्लस के बराबर। भाई साथ साथ लिखना, डेराइव करना, तभी मजा आएगा, अदरवाइज कहानी सुनते रहोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं डेराइव करवा रहा हूँ हर चीज़, है ना। तो ये किसके बराबर है, ये H प्लस के बराबर है। तो ये हो गया K1 C1 प्लस K2 C2। कितना शानदार सा रिजल्ट आया। तो H प्लस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। देखो जब एक एसिड था तो अंडर रूट के सी आ रहा था, जब एक एसिड था के सी आ रहा था अंडर रूट। अब 2 एसिड आ गए तो K1 C1 प्लस K2 C2 आ गया, या नहीं। अगर हम n नंबर ऑफ एसिड ले लें फॉर मिक्सचर ऑफ
n नंबर ऑफ एसिड्स, मिक्सचर ऑफ n नंबर ऑफ एसिड्स लेने तो H प्लस की जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट के अंदर समेशन लगा देंगे, I गोज फ्रॉम 1 to n KAI CI। सबको समेशन खोलना आता है, ये मैं मान लेता हूँ, तो यह काम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई उलझन इसमें होनी नहीं चाहिए, किसी को भी आराम से बात समझ में आनी ही चाहिए। ठीक, चलो अगला केस करते हैं, केस नंबर 3। अभी इनके सबके सवाल करेंगे और वैरायटी के बहुत कठिन सवाल लगाने वाला हूँ कल की क्लास में, है ना। अगली क्लास जो भी होगी उसमें इसके जो आज होमवर्क दूंगा वो अगली क्लास में डिस्कस होगा, तो बहुत कठिन सवाल लगेंगे। अरे उंगली चट खा रहा था। ठीक, चलो भाई केस नंबर 3 पे आ जाता है। तो pH ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्या किया, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला लिया। भाई आप लोग बताना मेरे को कि कौन कौन से केस नहीं कर रहे थे आपने, है ना, या आपको किस केस में दिक्कत है वो भी कमेंट करके बताना, तो उसे रिपीट कर दूंगा। ठीक, तो अब वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है, तो वीक एसिड हमने मान लिया कि HB ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HA। तो HA कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग है। HA स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस और A माइनस में कंप्लीटली ब्रेक हो गया होगा ये, तो भाई है कि नहीं। H प्लस स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस और A माइनस में कहीं ब्रेक हो गया होगा। और HB कैसा है, वीक है हमारा, तो ये जब ब्रेक होगा तो ये H प्लस और B माइनस बनाएगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सी था, ये 0 0 थे, T इक्वल्स टू 0 पे, तो ये तो कंप्लीट खत्म हो गया, ये C1 बन गया और ये C1 बन गया। T इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन को C2 था, ये 0 0 था, T इक्वल्स टू T आते आते ये C2 माइनस C2 अल्फा 2 हो गया, तो ये C2 अल्फा 2 हो गया और ये C2 अल्फा 2 बन गया। तो जो नेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन आया वो इसके बराबर आ गया, जो नेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन आया वो किसके बराबर आ गया, C2 अल्फा 2 प्लस C1 के बराबर आ गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम K लिखेंगे, K किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस इंटू B माइनस डिवाइडेड बाई HB, which is equals to C1 plus C2 alpha 2 times C2 alpha 2 divided by C2 1 minus alpha 2। ठीक, अब क्या होगा कि C2 से C2 कैंसिल हो गया और 1 माइनस अल्फा 2 जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो K की वैल्यू जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे किसके बराबर, C1 प्लस C2 अल्फा 2 टाइम्स अल्फा 2, और जो H प्लस की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ गई, C1 प्लस C2 अल्फा 2 के बराबर। अब सिंस C1 कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर से अप्रोक्सीमेशन लेंगे, कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, तो C1 विल बी ग्रेटर देन C2 अल्फा 2, क्योंकि वो तो परसेंटेज है, कुछ कमी हो जाएगा C2 से भी। तो जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, C1 के बराबर। तो हम क्या कहेंगे कि सारा का सारा H प्लस किससे आ रहा है, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के पार्ट से ही आ रहा है। तो लिख देते हैं, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ weak acid plus strong acid, all the H plus is governed by strong acid। ठीक है, all the H plus is governed by strong acid। अगर चाहो तो इसका क्वेश्चन लिख दूं, चलो एक क्वेश्चन लिख देते हैं इसका होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। अगली क्लास में सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, क्योंकि आइनिक बिना क्वेश्चन के कोई फायदा नहीं करने का, है ना। तो अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो कह रहा है कैलकुलेट द pH of a solution
containing 0.01 molar HCl 1 liter plus 10⁻² molar acetic acid 1 liter। ठीक, तो तुम्हें इसके पीएच निकालनी है। वैसे आंसर सीधे पता है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा, 10⁻² मोलर डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.5 इंटू 10⁻² मोलर, तो पीएच सीधे सीधे निकल आएगी। लेकिन इसे ड्राइव करके दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर लिख दूंगा यहाँ पे कोने में, आंसर लिख देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहे। आंसर इसका जो आ जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 मोलर आ जाएगा। 2 क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम कैसा हो गया था, डबल हो गया था। तो इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले केस पे पहुंचते हैं। अगले केस पे चलते हैं। अगला केस क्या हो सकता है, आप बताओ भाई, तुम क्या सोच रहे हो अगला केस क्या होना चाहिए। कि हमने क्या किया, वीक एसिड में वीक एसिड देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया, वीक एसिड के 2 मिला लिए, और हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड भी मिला लिया। अब केस नंबर 4 पे आ गए हम लोग, तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ डायबेसिक वीक एसिड। डायबेसिक वीक एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक, डायबेसिक वीक एसिड की हम पीएच कैसे निकालेंगे इस बारे में बात करनी है। ठीक, तो एक काम करते हैं ना कि मैं क्वेश्चंस को टेलीग्राम पे डाल दूँ, लिखूँ ना इसमें तो चलेगा, कि लिख दूँ इसी पे। चलो लिख ही दूंगा, टेलीग्राम पे तुम लोग जाते नहीं हो, देखते करते हो नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पेपर उसी पे आने वाले, गूगल फॉर्म्स के थ्रू पेपर लूँगा, वहीं पे मिलेंगे। ठीक है ना। H2 एंड आपका कोई हमने डायबेसिक एसिड ले लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, HA माइनस और H प्लस के बराबर। फिर HA माइनस भी ब्रेक करेगा किसमें, H प्लस और A2 माइनस में। T इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया, 0 0 होगा, और T इक्वल टू 0 पे ये भी 0 ही होगा। डायबेसिक एसिड है, ध्यान रखना। हम लोग क्वेश्चन देंगे वो ट्राइबेसिक का देंगे। ठीक, मुश्किल देंगे ना थोड़ा, तो थोड़ी थ्योरी पढ़ाने के बाद तो मुश्किल होनी चाहिए। T इक्वल टू टी पे क्या हो गया, C माइनस C अल्फा 1 हो गया, तो ये C अल्फा 1 बना, ये C अल्फा 1 बना। तो T इक्वल टू टी आने पे ये C अल्फा 1 में से कुछ C अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस हो गया, तो ये C अल्फा 1 अल्फा 2 बना, और ये C अल्फा 1 अल्फा 2 बना। समझ में आ रही बात, कि C अल्फा 1 तो पहले ही टूट गया था, अब उसमें से कुछ अल्फा 2 परसेंटेज टूटा, तो C अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 लिखेंगे उसे। ठीक, ठीक है। अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, यहाँ पे माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2 कर दें, यहाँ पे प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 कर दें। ठीक, और यहाँ पे भी क्या कर दें, प्लस C अल्फा 1। ये कॉमन आयन की वजह से आए थे, ब्रैकेट इसलिए लगा दिए। तो जरा देखना Ka2 को क्या लिख सकते हैं। Ka2 को क्या लिखेंगे, इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो मान लिया K2 है। ठीक, और इसके लिए जो है वो K1 है। तो K2 को क्या लिखेंगे, K2 को लिखेंगे क्या, H प्लस इंटू A2 माइनस डिवाइडेड बाई HA माइनस, यही लिखेंगे ना भाई लोग, बताओ आराम से, यही लिख पाएंगे ना, किसी को कोई दिक्कत। देखो इसका लेक्चर बहुत मैं क्रिस्प पढ़ाता हूँ, है ना, बिल्कुल बकवास नहीं कर रहा हूँ इधर उधर की, क्रिस्प पढ़ा रहा हूँ। तो छोटा लेक्चर होगा तो मैं सवाल ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो होमवर्क में दिए उतने लगा लोगे तो मतलब जितना मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ उतना तुम सीख जाओगे, जितना मैंने बताया। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, इसे लिख दें, H प्लस को लिख दें C1 अल्फा 1, C1 नहीं था यार, C था ना केवल, हाँ C1 नहीं है, इसे यहाँ से हटा देता, यहाँ से भी हटाता। तो C अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C अल्फा 1, इसे A2 माइनस इंटेंशनली रहने देते हैं, और इसे लिख लेते हैं C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक, देखना आप स्मार्टली खेलोगे तो मजा आएगा खेल के। अब क्या करो, K2 में से
सी अल्फा वन कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस अल्फा टू बचेगा, या अल्फा टू प्लस वन ऐसा लिख दें, और ये A2 माइनस कंसंट्रेशन बचेगा डिवाइडेड बाय, इसमें से सी अल्फा वन फिर से कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस अल्फा टू बचेगा। तो सी अल्फा वन से सी अल्फा वन कैंसिल हो गया। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, क्या था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से हो क्या रहा होगा कि जो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो तो और भी कम होगा फर्स्ट वाले से। ठीक, लिख देते हैं सिंस H2A is a weak electrolyte, alpha 2 will be less than alpha 1 which is in comparison to alpha 1 is very very smaller. तो 1 minus alpha 2 is approximately equals to 1, 1 plus alpha 2 is also approximately equals to 1, तो ये दोनों भी कट गए। तो एक रिजल्ट की तरह हम याद रखेंगे कि जो A2 माइनस का कंसंट्रेशन आया वो K2 के बराबर आया, ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, इसे रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। ठीक, इसे रिजल्ट की तरह याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं K1 की। अगर K1 उसमें देखोगे तो K1 किसके बराबर था? K1 था H प्लस इंटू HA माइनस डिवाइडेड बाई H2A। ठीक, अब H प्लस की वैल्यू हमें पता है C1 अल्फा वन प्लस C अल्फा वन, C1 लिखने की आदत पड़ गई, C अल्फा वन अल्फा टू इंटू HA माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा वन माइनस C अल्फा वन अल्फा टू डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा वन। ठीक, तो ये K1 की वैल्यू हो गई। ध्यान से देखो तो इसमें से C अल्फा वन कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस अल्फा टू बचेगा, इसमें से C अल्फा वन कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा टू बचेगा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा वन कर दो, C से C कैंसिल हुआ तो ये बन गया C अल्फा वन स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा वन। ठीक, तो 1 माइनस अल्फा वन को हमने अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 कर दिया, और 1 माइनस अल्फा टू स्क्वायर तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा ही। अप्रॉक्सीमेशन करना बहुत ज़रूरी है, अगर अप्रॉक्सीमेशन सही नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अल्फा वन की वैल्यू आ गई अंडर रूट K1/C। तो H प्लस की वैल्यू किसके बराबर आ गई? H प्लस किसके बराबर था? C अल्फा वन 1 प्लस अल्फा टू के बराबर, तो ये तो 1 ही हो गया था, तो ये हो गया C इंटू अल्फा वन की वैल्यू हो गई K1/C, तो ये आ गया अंडर रूट K/C K1 इंटू C। अरे ये तो वही आ गया यार कि सारा का सारा पीएच कौन गवर्न कर रहा है? फर्स्ट स्टेप से ही गवर्न हो जा रहा है, सेकंड स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो लिख देते हैं इन केस ऑफ वीक पॉलीबेसिक acids all the H plus ion is governed by first step। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सवाल को कर लिया जाएगा। ठीक, तो तुम्हारे लिए सवाल लिख दें, तुम्हारे लिए अब सवाल लिख देते हैं, 3 सवाल और लिखते हैं मुश्किल मुश्किल, और फिर इस क्लास को यहीं पे रोक देंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग करेंगे क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो 3 सवाल लिखता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस होंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि ये लेंथी सवाल होंगे, है ना। इन्हीं में तो ज़्यादा देर लगेगी, थ्योरी पढ़ाने में तो कम टाइम लगता है। और टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम अटेम्प्ट कर लो, मैं डायरेक्टली लगा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यार, तुम्हारा फ़ायदा ही करवाने के लिए बैठा हूँ ना यहाँ पे। तो लिखो व्हाट आर द कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस H2C2O4 HC2O4 माइनस एंड C2O4 2 माइनस in solution of H2C2O4। ठीक, इन सोल्यूशन ऑफ H2C2O4, और H2C2O4 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2C2O4। और K1 तुम्हें दिया हुआ है, K1 की वैल्यू दी है 5.9 इंटू 10⁻⁻²,
और K2 की वैल्यू दी है 6.4 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ठीक, एक सवाल हो गया पहला क्वेश्चन। कठिन सवाल लिखूं, आसान तो लिखने का कोई फायदा नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। तुम लोग तो वैसे भी यूट्यूब तो सप्लीमेंट्री एजुकेशन है। हाँ, लोग नहीं देख रहे यार, हमें मेरे को पता है कि हम लोग कभी एडुनीति और बाकी चैनल्स के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरे को पता चल गया, शायद मेरे में वो बात है नहीं जो बाकियों में है। इसमें कोई बुराई भी नहीं मानने में, ये मान लेते हैं, यही ठीक है। अगला देखो, डिटरमाइन सल्फाइड माइनस आयन कंसंट्रेशन in a solution saturated with in a saturated solution ही लिख देते हैं यार पूरा। in a, दुखी हो जाता हूँ तो गलत शब्द लिखने लगता हूँ। saturated solution 0.1 मोलर H2S। ठीक, किसका सोल्यूशन है? 0.1 मोलर H2S का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, टू विच enough HCl is added to produce a H plus ion concentration of 2 into 10⁻⁻4। ठीक, इतना H plus ion प्रोड्यूस करना है। गिवन है K1 की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻7 और K2 की वैल्यू है 10⁻⁻14। ठीक है, एक बेस वाला भी लिख दो क्वेश्चन। बेस के लिए भी करोगे ना कुछ सवाल अजीब सा लगा के देखोगे? चलो लिख देता है सवाल, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख देता है। निकोटीन जो सिगरेट में होता है, इसका फॉर्मूला C10H12N2 एम्पिरिकल फॉर्मूला, हैज़ टू बेसिक nitrogens and both can react with water to give a basic solution। ठीक, कैसे रिएक्ट करें हमारी सुविधा के लिए? निकोटीन का एक्वा सोल्यूशन ले लिया, वाटर को लिक्विड लिया, तो इससे बन गया NiCH प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। ठीक, और NiCH प्लस एक्वस रिएक्ट कर गया वाटर से। बताना भाई ऐसे सवाल लगाए भी हैं कि नहीं लगाए, कि मेरे को ही लगवाने पड़ेंगे। ठीक, तो इसके लिए KB1 की वैल्यू जो दे रखी है वो 10⁻7 इंटू 10⁻⁻7 दे रखी है, और KB2 की वैल्यू जो दे रखी है वो 1.1 इंटू 10⁻⁻10 दे रखी है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02 मोलर निकोटीन सोल्यूशन। निकल आएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी तो हो ही नहीं सकती इससे, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ये सवाल लगा के रखने। अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे, तो अगली क्लास की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी और हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की थ्योरी करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की थ्योरी करेंगे और इसके सवाल लगाएंगे और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन तुम्हें गिफ्ट कर देंगे। फिर अगली बार मिलेंगे तब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बफर की थ्योरी पढ़ाएंगे और रुक जाएंगे, बफर क्वेश्चन गिफ्ट कर देंगे। फिर बफर जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उस दिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की थ्योरी पढ़ाएंगे और फिर रुक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो यार, मिलते हैं हम लोग। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो करना हो करो यार, डिस्कस तो करो, कम से कम सवाल तो लगाओ यार, कुछ मत करो, कम से कम जो देखना है वो तो पढ़ना यार, यही मेरी इच्छा बस। ठीक है, चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।